हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है वो हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री कहूँ या पूरी हिस्ट्री में आपकी सेकंड टॉपिक है, सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें मैं टॉपिक 1 पाषाण काल के बारे में चर्चा करूंगा। पाषाण काल को मैं डिटेल से बातें करूंगा और डिटेल से बात करने के साथ साथ मैं इसको भी ध्यान में रखूंगा कि मैं उन मुद्दों पे जरूर बातें करूं जिनके प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। ये सभी क्लासेज आपको शाम के 6 बजे देखने को मिल जाएंगी। ये सेशन आपको लाइव नहीं है 1-2 दिन में मैं लाइव आ जाऊंगा, क्योंकि मैं स्टूडियो के बाहर हूं, तो इस वजह से लाइव आने में थोड़ी सी समस्या है। फिलहाल हम बातें करेंगे पाषाण काल के बारे में। कल मैंने बात किया था, कल मैंने लेक्चर 1 के अंतर्गत आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक पे मैं बात करूंगा, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी प्राचीन भारत को पढ़ने की। मैं हिस्ट्री को एक सीक्वेंस में पढ़ाने की सोच रहा हूं कि एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे और पूरे हिस्ट्री को मैं कोशिश करूंगा आपको मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेता हूं, इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूं कि 40 से 50 लेक्चर में, क्योंकि मेरे लेक्चर्स छोटे छोटे होते हैं, आधे घंटे के होते हैं, 40-50 लेक्चर में आपके प्राचीन भारत में खत्म कर दूंगा, जिसमें एक एक टॉपिक के मैं 1 या 2 क्लास लूंगा। डिटेल से थोड़ी बातें होंगी तो थोड़ा सा वो भी होगा। ऐसे मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे और ऐसे ही आधुनिक भारत में करेंगे, आधुनिक भारत को और डिटेल से बातें करेंगे। और भी इसमें कुछ सुधार होने के चांस है तो आप उसको भी बताइएगा। और रोज शाम को 6 बजे आप 1 घंटे का टाइम इस चैनल पे दीजिए। आपकी तैयारी हमेशा की तरह, मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी तैयारी को 4 चांद लग जाएंगे इस चैनल से। इसके अलावा आपने टेलीग्राम वगैरह पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर लीजिए। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या आप फ्यूचर विद आशुतोष सर्च कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन होगा वो भी दबा देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर देना। मैं बीच बीच में रुक रुक के ये चीजें कहता नहीं हूँ, लेकिन आप खुद ही जिम्मेदारी से उसको कर दीजिएगा। तो आज जो बात होने वाली है वो है पाषाण काल के बारे में। तो हम पाषाण काल के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि पाषाण काल कैसे है। एक बार लिख लिया जाए तो शुरुआत किया जाएगा। ये क्लासेस थोड़ी सी ऐसी ही होने वाली है। पाषाण काल, इसमें स्टोन एज के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको प्रस्तर युग भी कहा जाता है। अगर मैं टाइम की बात करूं, इसका जो टाइम है 5 लाख ईसा पूर्व से, ठीक है, ईसा पूर्व से ये करीब 1500 ईसा पूर्व तक था। कई कई जगह पे आपने देखा होगा 1000 ईसा पूर्व भी लिखा जाता है। तो मैं पहले ही इस जो डेट डबल लिख रहा हूं और यहाँ पे भी कई जगह पे 50 लाख लिख देते हैं, तो पहले इसी कंफ्यूजन से हम शुरुआत करते हैं, फिर हम मेन मुद्दे पे आएंगे। क्या होता है, जब शुरुआत का आदि मानव था, उसने कब चलना शुरू किया, चलने के बाद कैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया, कब किया, कोई वहां पे लिखने तो बैठा नहीं था, या कोई प्रमाणित योजनाएं थी नहीं। इतने साल हो गए, लाखों साल पहले क्या हुआ था उसको एकदम एग्जैक्ट डेट में डाल पाना बहुत ही नामुमकिन काम है। ऐसा सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, जिसको हम भगवान कहा करते हैं। और कोई इस धरती पे भगवान नहीं, सभी इंसान है। तो इंसानों के बस की बात नहीं कि एग्जैक्ट डेट को पता कर ले, ठीक है। तो हम लगभग ईसा पूर्व हजारों साल का आंकड़ा लेके चलते हैं। शुरुआत जो हुई थी 5 लाख या 50 लाख की तरफ जो जाते हैं, और दूसरी तरफ जब ये खत्म हो रहा था तो ऐसा तो इंटरनेट था नहीं कि एक जगह पे कोई खोज हुई। जैसे एक जगह पे तांबे की खोज हुई तो पूरी दुनिया को तांबे के बारे में पता चल गया, न्यूज चैनल पे आ गया, आज तक टीवी चल गया, या कोई भी न्यूज चैनल वाले ने बता दिया, सबको पता चल गया। ऐसा नहीं था। उस समय कोई भी खोज होती थी, उसको उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में कई साल लग जाते थे। यहाँ तक कि कई 100 किलोमीटर उस ज्ञान को जाने में कई 100 वर्ष लग जाते थे। जैसे आप हड़प्पा कालीन सभ्यता जो आपने देखी है, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की तरफ जितनी विकसित व्यवस्था थी, उसी समय आप अगर दक्षिण भारत में देखोगे तो दक्षिण भारत के कई जगह पे आपको नवपाषाण देखने को मिलेंगे, नवपाषाण काल देखने को मिलेंगे, यानी यही पाषाण काल देखने को मिलेंगे। तो इस तरह डेट जो था और नॉलेज जो था, इंटरनेट नहीं था या ज्ञान का नॉलेज नहीं था, लोगों में भाषाओं का विकास नहीं था,
लोगों में जनसंपर्क नहीं था, लोगों में अस्थाई भाव नहीं था और लोगों में जनमानस की भावना नहीं थी। इस वजह से किसी भी नॉलेज को जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। इस वजह से एक जगह पे जहां पे नवपाषाण काल चल रहा होगा, यानी पाषाण काल खत्म होकर हड़प्पा काल शुरू हुआ होगा, वहीं भारत के दूसरे छोर पे पाषाण काल का शुरुआती दौर चल रहा होगा। वहीं दुनिया के किसी और जगह पे अभी मानव ने चलना भी नहीं सीखा होगा। इस तरह व्यवस्था हुआ करती थी शुरुआत के दौर पे। तो समझ पा रहे होंगे ये चीज। पहली बात, पहला मुद्दा आपके समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने आपको समझाया, मेरा यहाँ पे औचित्य ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा व्यूज बटोर लूं, आप लोगों को ऐसा पढ़ा दूं जो एकदम चटपटा लगे, एकदम नमकीन की तरह आपको अच्छा लगे और उसका मतलब ना हो। भाई ऐसा मुझे पढ़ाना ही नहीं है। यहाँ पे मैं पहले भी कह चुका हूं, यहाँ पे मुझे चैनल पे मुझे फोकस सिर्फ आपकी अच्छी स्ट्रेटजी के लिए चाहिए। आपको फ्री एजुकेशन करना है, मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि आप देख रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एकदम जेन्युइन जानकारी देखने को मिलेगी। पहला टॉपिक ये हो गया, आपने समझा। और दूसरी चीज, अब बात ये आती है कि आप इतना डेट पे जो फोकस कर रहे हो इस टाइम पे, क्या ये फोकस करना इतना इंपॉर्टेंट होगा? तो मेरा जवाब होगा जी नहीं। पिछले 20-22 सालों का मैंने हड़प्पा कालीन और पाषाण कालीन सभ्यता का आपके पीसीएस और आईएएस के पेपर सॉल्व कराए। मुझे सच बता रहा हूं, कहीं पे भी पाषाण काल या नव पाषाण काल या मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का टाइम का कोई भी सवाल आया ही नहीं है, ना तो आएगा। क्योंकि अगर इससे टाइम को लेकर सवाल पूछ लिया गया तो जो विद्वान है इतिहासकार, उनमें एक मत है ही नहीं है। वो पूछेंगे कैसे? इतना पूछे टाइम कैसे पूछा जा सकता है? बस इतना जानिए कि हड़प्पा के पहले का काल हुआ करता था। ये वो समय है, इतना जानिए कि वो समय है जहां पे लोग पत्थरों का बहुतायत प्रयोग करते थे। बहुतायत प्रयोग करते थे। समझ पा रहे? जो मैं लिख रहा हूं इसको आप लिखिए, बढ़िया से पेन कॉपी लेके आप लिखना शुरू करेंगे तो ही समझ में आएगा आपको। ये चीजें समझ गई, पत्थरों का बहुतायत प्रयोग होना शुरू हो गया। तो अब आइए मुद्दे पे मैं चलता हूं, अब सीधे पाषाण काल की बातें करेंगे। ये सब चीजें थी जो आपको कहते हैं ना, पूर्वाग्रह जो आपने बना रखा है इतिहास के लिए, उनको खत्म करना था। और ये चीज मैं तब कह रहा हूं, ये क्लासेस तब मैं दे रहा हूं जब मैंने PYQ करा दिया है आपको पूरे प्राचीन इतिहास का। वह भी इसी चैनल पे आपको देखने को मिला होगा। एक भी तथ्य आपको इस चैनल पे अब इस हिस्ट्री में गलत मिलेगा तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजना कि सर ये टॉपिक आपने छोड़ रखा है, ये टॉपिक से सवाल आए हुए हैं, या इस टॉपिक से आपने इस टॉपिक को छोड़ा, इस टॉपिक के सवाल नहीं आए हैं या आए हुए हैं। इसको आप सिद्ध करके दिखाना। खुला चैलेंज है आपके लिए, एकदम खुला चैलेंज मैं दे रहा हूं। तो प्राचीन इतिहास के PYQ कराने के बाद से ये करा रहा हूं। तो जब पाषाण काल की बात करें तो पहले देखिए पाषाण काल कब शुरू हुआ। मानव जन्म हुआ, मानव की जो मनुष्य है उनके पूर्वज कौन थे? पूर्वज थे बंदर। ठीक है, बंदरों के विशेष प्रजाति से मानव की उत्पत्ति हुई है। इनको वन मानुष कहा जाता था, वन मानुष कहा जाता था। ठीक है, वन मानुष धीरे धीरे चलना शुरू किया। वही मिंटोस का प्रचार आपने देखा होगा कि वो चलना जब शुरू किया, जब वो 2-4 पैरों पे चल रहा था, वो अचानक से किसी दिन किसी जरूरत की वजह से वो क्या आ गया, अपने 2 पैरों पे चला और उसके आगे के जो 2 पैर थे उसका उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हाथों से खाना खाने के लिए, हाथ के रूप में। तो वो जब 2 पैरों पे चलना शुरू किया, जिस दिन 2 पैरों से चलना शुरू किया, उसी दिन से उसकी काल को हम कहेंगे पाषाण काल। एक तरीका ये है। दूसरी चीज, जब वो चलना शुरू किया तो इंसानों को 2 चीजों का डर रहता था। 2 चीजों का डर रहता था। 2 चीजों का डर रहता था। वो क्या होते थे? कौन कौन चीजों का डर रहता था? पहली चीज था, 2 चीजों में पहली चीज था जंगली पशु, जंगली जानवरों का। और दूसरा चीज था कि वो मौसम से बहुत डरा करते थे। उनको नहीं पता था कि ये बारिश क्यों होती है, ये बादल क्यों गरजते हैं, रात क्यों होती है, दिन क्यों होता है, सुबह क्यों होती है, और ये सूरज क्यों रात को चला जाता है, सूरज जैसा चांद क्यों आ जाता है। कुछ भी नहीं पता था उनको।
तो मौसम से बहुत डरा करते थे और जंगली जानवरों से डरा करते थे। मौसम से कोई नहीं जीत सका, प्रकृति से नहीं जीत सकते। प्रकृति को तो झेल लेते थे, वो गुफाओं में छुप के पत्तों को ओढ़ के इस तरह चलते थे, लेकिन जंगली जानवरों से झेलना पड़ता था, उनको लड़ना पड़ता था। जब वो जंगली जानवर से घिरते थे तो वो क्या करते थे, पत्थरों को उठाते थे और पत्थरों से अपनी सुरक्षा करते थे। या तो पत्थर को फेंक देते थे या तो पत्थर को अपने पास लिए रहते थे, जंगली जानवर डर जाता था, उसी पत्थर से मार मार के जानवरों का शिकार करने लगे। क्या करने लगे, पत्थरों से शिकार करने लगे। अब वो मानव जो जंगली जानवरों से डरा करता था, पत्थरों के सहारे शिकार करने लगा, अपनी सुरक्षा करने लगा और पत्थरों के सहारे करने लगा और पत्थरों को काट काट के, ऐसा पत्थर देखने को मिला है। जब आप पत्थरों को देखोगे उस समय के, मैंने पिछले क्लास में दिखाया भी है, तो इनके पत्थरों में विशेष प्रकार के आकृतियां देखने को मिलेंगी, जैसे इस तरह का। इनको शायद ये लोग हाथ की कुल्हाड़ी के रूप में प्रयोग किया करते थे। आपको ये भी देखने को मिलेगा, एक पत्थर है, उसमें दूसरा पत्थर ऐसे फंसाया गया है जो कुल्हाड़ी की तरह ही काम करता रहा होगा या किसी चीज को मारने के काम आता रहा होगा। इस तरह वो पत्थरों को ही अपनी जीवन का अभिन्न अंग बना लिया और पत्थरों के उपयोग की अधिकता के कारण इस काल को हमने पाषाण काल नाम दे दिया। क्लियर है इतना? एक बार आप लोग थम्स अप करके बताइएगा कि क्लियर है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब पाषाण काल की बात इतनी क्लियर हो गई पाषाण काल को, तो अब हम देखेंगे पाषाण काल का हम अध्ययन कैसे करते हैं। पाषाण काल का अध्ययन, ठीक है। तो पाषाण काल को मैंने बताया कि इसका जो टाइम पीरियड है 5 लाख ईसा पूर्व से करीब और करीब आपको 1500 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे 1000 भी मिल जाए, कोई गिला शिकवा मत करना, ठीक है। कहीं पे 50 लाख मिल जाए, कोई मतलब नहीं है डेट का, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इसको पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला भाग कहते हैं पूरा पाषाण काल क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। दूसरे भाग को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरे भाग को बोला जाता है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। और इसी चीज को नवपाषाण काल को एनसीईआरटी की कक्षा 6 में खाद्य संग्राहक काल भी कहा गया है, ठीक है। अभी मैं डिटेल से बातें करूंगा तो एक एक चीजें क्लियर होंगी। अगर मैं पूरा पाषाण काल की मैं बात करूं, थोड़ा सा जान लीजिए डेट वगैरह, मान लीजिए पूछ लिया गया, तो इसका जो टाइम है ये सबसे प्राचीन है, ये करीब 5 लाख बीसी से 1000 बीसी तक इसको देखने को मिलता है, ठीक है। और मध्य पाषाण काल की बात करूं तो 1000 बीसी से करीब और करीब यहाँ पे 6000 बीसी तक देखने को मिलता है। सॉरी, यहाँ पे 10,000 लिखना चाहिए, 10,000 बीसी देखने को मिलता है और 6000 बीसी देखने को मिलता है। यहाँ पे 6000 बीसी से 1500 बीसी या फिर 400 बीसी देखने को मिलता है, 400 500 बीसी देखने को मिलता है, ठीक है। कई जगह मैंने क्या कहा, आप कहोगे सर 400 बीसी में बहुत विकास हो गया था। नहीं भाई, भारत के ऐसे कई जगह पे थे जहां पे नवपाषाण काल के अंतिम रूप 400 बीसी तक देखा गया था, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए इसमें। अब अध्ययन के दृष्टि से इनको भी, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। इनको 3 भागों में इस तरह बांटा गया है कि निम्न पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। कंफ्यूज मत होना, मध्य पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। जो स्रोत है पाषाण काल के, जो स्रोत है इतिहास को पढ़ने के लिए, अगर मैं बात करूं पाषाण काल के, ये कुछ डेटा है आपको लिखना चाहिए। पाषाण काल के स्रोत, जानने के स्रोत जो है केवल और केवल पुरातात्विक है, जिनमें पुरातात्विक ही है केवल, जिनमें औजार, जिनमें किसको अध्ययन करना है हमको, ज्यादातर फोकस हमको करना है हथियारों पर ना, टूल्स पर। टूल्स बोलेंगे, टूल्स मतलब उपकरण बोलते हैं,
उपकरणों पर हम फोकस करके अपनी अध्ययन को करेंगे। उपकरणों के आधार पर पाषाण काल को हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बात और चलती है कि इतिहास में एक और बातें आपने देखी होंगी कि इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और इसके बीच में आता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आपने इन तीन शब्दावलियों के बारे में जरूर से जरूर देखा होगा, कभी ना कभी आपके सामने जरूर पढ़ा होगा इन तीन शब्दावलियां, जब आपको परेशान किया होगा। तो याद रखिए, जब प्राग ऐतिहासिक काल बात करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल की वो काल है, इतिहास का उन कालों का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत जिनमें केवल पुरातत्व ही शामिल है, केवल पुरातत्व स्रोत ही शामिल है। मतलब इनके अध्ययन में कोई भी ऐतिहासिक स्रोत नहीं है, केवल पुरातत्व स्रोत है जिनके आधार पर हम इतिहास को लिखते हैं, तो उनको प्राग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में केवल पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन करते हैं, लेकिन इस समय पे ऐतिहासिक स्रोत भी मिले हैं, यानी साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, जिनको साहित्य बोला जाता है, यानी लिपि का विकास हुआ है। इस समय लिपि तो मिली है, लेकिन उनका हम अध्ययन नहीं कर पाए, उनको हम समझ नहीं पाए, या यूं कहो कि मिला तो है लेकिन पढ़ नहीं पाए, पढ़े हैं तो समझ नहीं पाए, जैसे हड़प्पा काल ना। तो इसमें पुरातत्व का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन लिपि का विकास हुआ है, लेकिन साहित्यिक स्रोत मिले हैं, जैसे सिक्के मिले हैं, जैसे कुछ मिट्टी के उपकरण मिले हैं जिसमें कुछ अक्षर मिला हुआ है, कुछ गुफाओं में भी कुछ अक्षरों का उल्लेख किया गया, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। ऐतिहासिक काल वो है जहां पे पुरातत्व स्रोत भी है, पुरातात्विक स्रोत भी हैं, साथ में साहित्यिक स्रोत भी हैं, जानने की किताबें वगैरह हैं, किताबें हैं, या अशोक के, जैसे अशोक के टाइम पे देखिए, मौर्यकालीन सभ्यता में देखिएगा, मौर्य काल में, तो वहां पे आपको अशोक के काफी अभिलेख देखने को मिलेंगे, और उस समय बुद्ध के काफी अभिलेख देखने को मिलेंगे, बुद्ध के काफी साहित्य देखने को मिलेंगे, जिसमें भारत की इतिहास की काफी आपको रूप देखने को मिलेंगे, काफी जानकारियां देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह आप इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं। अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं प्राग ऐतिहासिक की बात कर रहे हैं, और याद रखना प्राग ऐतिहासिक काल जितना भी खंड है इसका, खास करके पाषाण काल, इसको हमेशा संस्कृत की दृष्टि से पढ़ना। यहां से मेंस के प्रश्न आते हैं, ये पाषाण काल से मेंस के प्रश्न आते हैं संस्कृत के नजरिए से। तो पाषाण काल को हम पाषाण संस्कृत के रूप में हम पढ़ रहे हैं, ये बात हमेशा याद रखना आपको। तो चलिए कुछ तथ्य हम जान लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक जो हमने लिया था, आपको दिखा दूं, जैसे मैंने लिखा पूरा पाषाण काल के बारे में। तो चलिए पूरा पाषाण काल के भौगोलिक स्रोत के बारे में देखेंगे। तो हेडिंग डालिएगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हेडिंग डालिए, और चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें देखने को मिला है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल डालिएगा, और इसमें देखिएगा भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक वितरण कहते हैं, भौगोलिक वितरण कहां कहां पे मिला है, हम इनको बारे में देखेंगे। पूरा पाषाण काल, वैसे देखा जाए तो भारत बहुत बड़ा भाग है, पूरा भारत में अध्ययन करोगे तो आपको हर जगह पे पूरा पाषाण काल के हर जगह पे पूरा पाषाण काल रहा होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जगहों से आपको पूरा पाषाण कालिक कुछ उपकरण देखने को मिले होंगे, टूल्स देखने को मिले होंगे। सबका अध्ययन कर पाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, याद कर पाना इम्पॉसिबल है। तो उनमें हम उन बातों को, उन क्षेत्रों का नाम लिखेंगे जहां से पिछले सालों के प्रश्न आए हुए हैं, कई बार रिपीट हुआ है, या मुझे जो लगता है यहां से इंपॉर्टेंट होने के चांस है। याद रखना भौगोलिक वितरण में इंपॉर्टेंट ही लिख रहा हूं। और यहाँ पे हम पूरे भारत का मतलब अभिन्न भारत या अविभाजित भारत की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अविभाजित भारत की बात कर रहे हैं, ये चीज गौर करने वाली बात है। तो भौगोलिक वितरण में शुरुआत हम पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान को मैं पाक लिख रहा हूं, पाकिस्तान के सोहन घाटी या सोहन घाटी जो भी हो, सोहन घाटी सोन नदी के तट पर है, के क्षेत्र से मिले हैं, के क्षेत्र से काफी उपकरण देखने को मिले हैं, सोहन घाटी से मिले हैं। ठीक है, एक क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट हो गया, यहां से भी प्रश्न आता है। ठीक है, अभी भी पूछा जाता है। कश्मीर के पहलगांव से, कश्मीर का एक गांव है, एक क्षेत्र है, कश्मीर के पहलगांव से भी देखने को मिला है, पहलगांव से।
ये प्रश्न आया हुआ है, आप रिपीट करके देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे किसी न किसी परीक्षा में। मैं बहुत मुश्किल से इनको उठाया हूं। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से, बेलन घाटी बहुत महत्वपूर्ण है। बेलन घाटी, बेलन घाटी आप समझिए कहां पे है? इलाहाबाद से मिर्जापुर का क्षेत्र, जो आप जानते हैं प्रयागराज से मिर्जापुर का जो क्षेत्र है, इसको बेलन घाटी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, यहाँ के क्षेत्र में काफी पुरातन पाषाण काल के उपकरण देखने को मिले हैं। ठीक है, अगर मैं मध्य प्रदेश में जाऊं तो भीमबेटका, एमपी का, मध्य प्रदेश का भीमबेटका महत्वपूर्ण है। इसमें आपको पाषाण काल के बाद के भी पूरे तीनों काल के, पाषाण काल के, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के आपको उपकरण देखने को मिलेंगे भीमबेटका से। और भी इसके बाद के भी काफी देखने को मिलेंगे। हजारों गुफाएं हैं, हजारों चित्र हैं, इनमें भित्ति चित्र देखने को मिलेगा, गुफा चित्र देखने को मिलेगा और छत चित्र देखने को मिलेगा और बहुत सारी चीजें। और भीमबेटका में जो रंग इस्तेमाल किया गया है, ऐसे याद आ जा रहा है, बता दूं, यहाँ पे रंगों में दो चीजों का इस्तेमाल किया गया है, फूलों के रंग व मांस या जैविक रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, भीमबेटका देखिए आदि मानव जो था, जो पाता था वो खाता था। जैसे शिकार किया हिरन का, हिरन खा रहा है, हिरन खाते हुए उसके पेट भर गया तो दिमाग में कुछ खुरापात सूझी होगी, तो हिरन के मांस के टुकड़े साथ उसने दीवार में कलाकारी करना शुरू कर दिया। और कलाकारी क्या करते थे? जैसे ये आदमी बन जाता था, ये आदमी हो जाता था, ऐसे त्रिभुज आकार का ऐसे आदमी बन जाता था। शिकार के बहुत ज्यादा चित्र देखने को मिले हैं। तो मध्य प्रदेश हो गया। अगर राजस्थान गुजरात की बात करूं तो राजस्थान गुजरात के साबरमती क्षेत्र से देखने को मिला है। साबरमती क्षेत्र से भी बहुत ज्यादा उदाहरण देखने को मिला है। महाराष्ट्र के प्रवरा नदी के तट पर देखने को मिला है। प्रवरा नदी के तट पर नेवासा और एक नाम है इनाम गांव। याद रखना, एमपी का ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। नेवासा और इनाम गांव से भी पूरा पाषाणकालिक उपकरण देखने को मिले हैं, साक्ष्य देखने को मिले हैं। और भी अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक, तमिलनाडु के कोत्रलायर क्षेत्र से भी देखने को मिले हैं। ये भी पूछा गया है किसी साल प्रश्न में, या तो बिहार, ये दक्षिण भारत के पीसीएस में देखने को मिला होगा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी क्षेत्र से देखने को मिला है। ये नदियों के किनारे ही अक्सर मिला करते थे। इसमें एक महत्वपूर्ण नाम है नागार्जुनी कोंडा। ये याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछने को मिला है कि नागार्जुनी कोंडा से आपको देखने को मिला है। उड़ीसा से भी देखने को मिला है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जहां पे आपने पूरा पाषाण काल के कुछ उपकरणों को हमने देखा हुआ है। ठीक है, और कुछ उपकरणों को, चित्रों को, साक्ष्य को हमने देखा है। तो ये चीज आप याद रखना। तो अब बात करते हैं उपकरण इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, टूल्स के बारे में चिल्ला रहे हैं, ये टूल्स थे क्या? तो उपकरणों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो उपकरण कुछ अलग नहीं थे। प्रारंभिक दौर में मतलब पूरा पाषाण काल के निम्न पूरा पाषाण काल में, यानी निम्न पूरा पाषाण काल की बात करूं, पाषाण काल की बात करूं, प्रारंभिक काल में ऐसा देखा गया है कि कुछ उपकरण है, जैसे मैं नाम लिख रहा हूं, इसको आप लिख लीजिएगा, हस्तकुठार। कुछ उपकरण है जैसे हस्तकुठार, विदारणी, गंडासा, वेदनी, छेदनी, ऐसे करके नाम है, उनकी इंग्लिश भी लिख देता हूं। हस्तकुठार, विदारणी, ये एनसीईआरटी में ऐसे शब्द लिखा है, आप देख सकते हो कक्षा 11 के एनसीईआरटी में। गंडासा, वेदनी और छेदनी सब सरल शब्दों में है। हस्तकुठार मतलब हैंड एक्स है। क्या है ये? हैंड एक्स है। ठीक है, आप इनको इस तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा कि विदारणी को क्लेवर बोला जाता है इंग्लिश में, क्लेवर। ठीक है, गंडासा को बोला जाता है चॉपर। ठीक है, चॉपर। और एक वेदनी के लिए चोपिंग शब्द का उपयोग किया जाता है, चोपिंग। और छेदनी के लिए क्या है? पेपुल।
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पेबुल, पेपुल, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए। यही उपकरण है जो कि हमको नदियों के किनारे कई जगहों पे, अभी आपको भौगोलिक वितरण के बारे में बताया, वहां पे देखने के मिलेंगे। और याद रखना कि ये प्योर, शुद्ध रूप से पत्थर के बने थे, शुद्ध रूप से पत्थर के थे। इसमें किसी भी धातु का प्रयोग नहीं है, ना बनाने में प्रयोग किया गया है, ना इसमें किसी प्रकार का धातु है, केवल एक पत्थर से बनाया जाता था। मूल पत्थर हुआ करता था, मूल पत्थर को तोड़ तोड़ के बनाया जाता था। इसका इस्तेमाल ये क्या करते थे, हस्तकुटार जैसे हैंड एक्स है, लकड़ी काटने में, शिकार करने में, विदारनी में लकड़ी काटने में, शिकार करने में, चॉपर में शिकार करने में, किसी छेद करने में, बेदनी में भी वही है, सब मतलब शिकार करने को ये मेन रखते थे। और जो यहाँ पे चित्र भी देखने को मिले हैं, यहाँ के चित्र अगर मैं बात करूं, चित्र देखने को जो मिले हैं, चित्रकला के क्षेत्र में मैं बात करूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रश्न आते हैं चित्रकला के क्षेत्र में। यहाँ पे मुख्यतः शिकार के चित्र मुख्य रूप से, अधिकतर रूप से देखने को मिले हैं। शिकार के चित्र या समूह का चित्र देखने को भी मिला है। समूह का चित्र, समूह के चित्र से देख के ऐसा लगता है कि ये लोग डरा करते थे प्रकृति से और जानवरों से। तो ये एक साथ रहते थे, झुंड बना के रहा करते थे। झुंड का चित्र एक तरीके से, झुंड में बच्चे होते थे, महिलाएं होती थी ना, स्त्रियां होती थी और पुरुष हुआ करते थे। और ये लोग वस्त्र के नाम पे अधिकतर समय तो नंगे रहते थे, कोई कपड़े नहीं पहनते थे, या पेड़ों की छाल पहना करते थे शीतकालीन या वर्षा ऋतु में। ठीक है, इस प्रकार के ये जीवन यापन करते थे। रहने के लिए गुफाओं में रहते थे। इसका प्रमाण है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाओं में रहे और कई सालों तक रहे, उसमें चित्रकारी देखने को मिली है। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर मध्य पाषाण काल में, मध्यपुरा पाषाण काल की बात करूं, मध्यपुरा पाषाण काल में उपकरणों की बात करूं, तो इस समय अगर देखो तो उपकरण में थोड़ा सा चिकनाई आने लगी। इनमें थोड़ी सी आप सल्क का प्रयोग करने लगे, फ्लैग या सल्क का प्रयोग करने लगे थे, फ्लैग या सल्क का प्रयोग करने लगे थे। चिकनाई एक तरीके से, जैसे ब्लेड, पत्थरों के ब्लेड का प्रयोग करते थे, स्क्रैपर प्रयोग करते थे छीलने के लिए, स्क्रैपर का प्रयोग करते थे, और बोर का प्रयोग करते थे, पॉइंटर जिसको बोलते हैं, पॉइंटर आदि का प्रयोग करते थे। ब्लेड मतलब पत्थर के ब्लेड कैसे हुआ करते थे, पत्थर है उसको क्या किया इन्होंने, उसमें छोटे छोटे दराती टाइप के बना दिए, तो ये भी ब्लेड हो गया। या पत्थरों के एक किनारे को बड़े ही सावधानी से एक किनारे को इन्होंने पतला कर दिया काफी हद तक, तो वो क्या हो गया, ब्लेड हो गया। किसी चीज में रगड़ रगड़ के काटने के काम आएगा, काटने का काम आता है, या मांस को काटने के लिए भी ये प्रयोग करते थे, लकड़ियों को भी काटने का प्रयोग करते थे, अपनी सुरक्षा के लिए भी ब्लेड का प्रयोग करते थे। स्क्रैपर क्या होता था, छीलने के लिए ये क्या होता था, जैसे आज की छेनी आपने समझा होगा, छेनी के आकार का होता था, आगे की तरफ चुकीला होता था और ये पीछे की तरफ मुठ होती थी, इसमें पकड़ने के लिए मोटा होता था। उसको क्या करते थे, पेड़ की छाल निकालते थे पहनने के लिए, या जानवर जो शिकार करते थे उनकी छाल निकालने के लिए प्रयोग किया करते रहेंगे, इस तरीके का। और इसी समय पे मध्यपुरा पाषाण काल में सिलबट्टे का साक्ष्य मिला है। किसी चीज को खूनने का काम यहीं से करते हैं। सिलबट्टे का साक्ष्य मध्य पाषाण काल में देखने को मिला है, मध्यपुरा पाषाण काल में देखने को मिला है। ये छोटी छोटी जानकारी है जो आपको याद रहनी चाहिए, ये चीजें पूछी जाती हैं अक्सर और काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या समझ पा रहे होंगे, ये बिना जाने एक कोरी कल्पना हम लोगों की है, जिसमें उपकरण के आधार पर हमने कोरी कल्पना कर रखी है, जिसका प्रमाण ये उपकरण और यहाँ पे मिले कुछ चित्र दे रहे हैं, उनके आधार पे हमने कहानी बना रखी है। उच्च पुरा पाषाण काल की अगर मैं बात करूं, उच्च पुरा पाषाण काल में, घबराइए नहीं, इसके शॉर्टकट भी अगली क्लास में मैं रिवीजन के तौर पे आपको कराऊंगा। उच्च पाषाण काल में देखूं तो, उच्च पुरा पाषाण काल में देखा जाए तो इस समय जो पत्थर थे, पत्थरों के साथ साथ, यहाँ पे सही देखा जाए, पत्थरों के साथ साथ हड्डी का भी उपयोग होने लगा। हड्डी के भी औजार देखने को मिले हैं उस समय। एक तरीके से पत्थर और हड्डी दोनों का इस्तेमाल करना ये लोग जान गए थे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं पूरे पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल की मैं बात कर रहा हूं, तो पूरा पाषाण काल जो है
यानी पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल हीन युग से गुजरा है, आइस एज से गुजरा है। आइस एज से गुजरा है, ये भी किसी वर्ष पूछा गया था। आइस एज समझते हैं ना, जब पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ था। प्रारंभिक मानव में जीवन यापन और संस्कृति पर इनका प्रभाव विशेष रूप से देखने को हमको मिलता है। आइस एज की वजह से इनमें काफी प्रभाव देखने को मिलता है। अच्छा, और एक चीज है, इस समय पूरा पाषाण काल में लंबे व विशालकाय खुरों वाले, विशालकाय पंजों या खुरों वाले शिकारों का जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ये समझिएगा, जैसे एक कल्पना कर रहे हैं कि जैसे ये लोग शायद बड़े बड़े डायनासोर्स वगैरह को जानते रहे होंगे, या इनके टाइम पे खत्म होता रहा होगा, या बचे कुछ बड़े बड़े जानवर रहे होंगे, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, ऐसा साक्ष्य मिलता है, क्योंकि इनके चित्रों में कुछ समझ नहीं आया है। और एक चीज याद रखना कि पूरा पाषाण काल में जीवाश्म देखने को नहीं मिला है, जीवाश्म के साक्ष्य नहीं है। इस समय बिल्कुल जीवाश्म नहीं था, पूरी धरती पे जीवाश्म नहीं हुआ करता था। आइस एज में बिल्कुल जीवाश्म नहीं था। अरे भाई, आदमी था, आदमी तो अभी चलना शुरू हुआ है, या सही पूछो तो आदमी का जन्म ही हुआ है, तो वहां पे मानव के जीवाश्म विशेष तौर से कहां से देखने को मिलेंगे? मानव जीवाश्म देखने को नहीं मिलता है। तो उम्मीद कर रहा हूं इतनी चीजें समझ में आ रही। थोड़ा सा आप समझिएगा, तथ्य बाई तथ्य बातें कर रहे हैं तो ये चीजें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे खाद्य संग्राहक थे ये लोग, क्या करते थे? पूरा पाषाण काल के लोग क्या हुआ करते थे, ये इनके बारे में एक चीज और है, एक शब्दावली है कि ये टहलते घूमते रहते थे, क्या बोलते हैं उसको, नाम मैं भूल रहा हूं। खाद्य संग्राहक, हिस्ट्री के 6 एनसीईआरटी में इनको खाद्य संग्राहक के रूप में कहा गया है। खाद्य संग्राहक के रूप में इनको कहा गया कि खाद्य का संग्रह करते थे, जगह जगह पे घूम घूम के टहलते थे। खाना बदोश थे, खाना बदोश शब्द को मैं ढूंढ रहा था इतनी देर से। खाना बदोश थे, यानी टहल टहल के भोजन को ढूंढते थे। एक जगह पे जब पहुंचते थे तो वहां पे भोजन को इकट्ठा करते थे, फल खाते थे, पेड़ पत्तियां खाते थे, पेड़ों को काटते थे, पेड़ों को मतलब जानवरों का शिकार करते थे। बहुत ज्यादा शिकार कर लेंगे किसी भी जगह पे तो वहां जानवर खत्म हो जाते थे, तो वहां से ये लोग तुरंत अपने झुंड के साथ दूसरी जगह पे ये जाया करते थे। ठीक है, तो ये पूरा पाषाण काल के बारे में काफी जानकारियां हो गई। और जैसा कि मैंने बताया कि इस समय मानव उपभोक्ता था, ना कि उत्पादक। आग का ज्ञान न होने के कारण कई प्रकार की चुनौतियां देखने को मिली हैं, जैसे कच्चे खाने को खाते थे, बर्तन, कपड़ा, कृत्रिम आवास नहीं थी, बड़ी संख्या में प्राकृतिक शैलाश्रय में जाया करते थे। प्राकृतिक शैलाशय थे, प्राकृतिक आवास थे। ठीक है, पेड़ों की छांव में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, जानवरों को मारते थे। नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक स्थान पे मानव कपाल का साक्ष्य मिला है, इसे अपवाद कहा जा सकता है। ठीक है, अपवाद के तौर पे ले सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सर्वप्रथम भारत में जो बात करूं तो सर्वप्रथम 1863 में एक सवाल आया था, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण काल की शुरुआत या पाषाण काल की खोज की थी, या शुरुआत की थी। पाषाण काल को खोजने की शुरुआत रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है या ब्रसफुट को जाता है। तो इस तरीके से पाषाण काल की काफी जानकारियां आपको छोटी छोटी देखने को मिल गई हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको काफी चीजें पसंद आ गई है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम मध्यकालीन इतिहास के मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे, मध्य पाषाण काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं अगर आपको पसंद आ रहा है तो बताइएगा, और अगर कोई कमी रह जाए तो उसको भी बताइएगा। मैं इतना तो लेके चल रहा हूं कि कोई भी सवाल छूट ना जाए। जो एनसीईआरटी में देखने को मिला है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मुझे देखने को मिला है, मैं उन सबको समाहित करके आपको एक अच्छा जेन्युइन जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। ये क्लासेस शाम को 6 बजे आपको देखने को मिलती हैं, तो इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना। बस इतना ही उम्मीद करता हूं।
तो मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक लिए शुभ रात्रि। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए।